हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर में आज के टॉपिक पर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में बांटते हैं। दो तरह के होते हैं, पहला प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पर इस ग्राफ में देखें तो यहाँ बात प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की है। वो अलग से फिर 4 कैरेक्टर के होते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर में डायरेक्टली डिफाइन किए गए हैं, डेटा टाइप के रूप में आपके लैंग्वेज में उपलब्ध होते हैं। इनके लिए अलग से कोई डिफिनीशन या डिफाइन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल डेटा टाइप लिखेंगे तो होता क्या है कि कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको रैम चाहिए। तो रैम तो बहुत बड़ा लोकेशन है। मान लेते हैं हम अपने सिस्टम में 1 GB का रैम लगाते हैं, सपोज ऐसा हम मान लें। तो क्या प्रोग्राम के लिए पूरा का पूरा 1 GB नहीं मिल जाएगा? इस प्रोग्राम में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम P1 के लिए इतना स्पेस हमने दिया और ये स्पेस हो सकता है 200 MB हो। अब इस 200 MB में हमारा प्रोग्राम भी होगा, हमारा डेटा भी होगा, दोनों इसी जगह रहेंगे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में आप जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही जगह रखे जाते हैं। तो ये 200 MB में हमारा इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों होगा, और डेटा भी अलग अलग टाइप के होंगे। तो डेटा अलग अलग टाइप के कितने हो सकते हैं, सवाल ये उठता है। और हर डेटा का स्ट्रक्चर एक ही तरह का होगा? तो हम बोले आंसर इज नो। देखिए, ये है इंटीजर, जिसको जनरली हम लोग इंट से सी लैंग्वेज में डिफाइन कर देते हैं, int। इंटीजर वो डेटा टाइप है जो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 3, 5, -7, 0। इस तरह के डेटा जो होल नंबर है, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, उन सारे डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर वैल्यू से। तो जितने भी इंटीजर वैल्यू हमारे प्रोग्राम में यूज किए जाएंगे, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि हमारा कंपाइलर कैसा है। हमारा जो लैंग्वेज है उसके कंपाइलर पर डिपेंड करता है, उस लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। और हर लैंग्वेज में जनरली हम अगर बात करें तो डेटा एक ही तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको ज़रा हम ठीक कर लें। तो यहाँ पर डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो इंटीजर 16 बिट, बाइनरी बिट की अगर हम बात करें तो इंटीजर वैल्यू जितने 16 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक्सिमम 16 बिट होगा, और 16 बिट अगर है तो इसका वैल्यू होगा 2⁻16, मतलब 65,536 वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू होगा 535। तो ये जो वैल्यू है ये 16 बिट पर है। तो इंटीजर अगर 2 बाइट का है, तो अगर 16 बिट की बात करें तो 2 बाइट का हो सकता है। कुछ ऐसे भी लैंग्वेज है जहाँ पर 4 बाइट, 32 बिट के जितने सिस्टम है उसमें 4 बाइट हम रखते हैं। मतलब एक लोकेशन को पूरी तरह से दे दिया जाता है इंटीजर के लिए। तो एक निश्चित स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में रखे गए डेटा भी निश्चित प्री डिफाइंड है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप इसमें ऐसा नहीं लिख सकते हैं 65.35, ये डेटा नहीं ले सकते आप। जब भी लेंगे तो होल वैल्यू नंबर की बात करेंगे। तो ये एक निश्चित रूप डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें केवल होल नंबर, इंटीजर टाइप के नंबर रखे जाएंगे। फ्लोट की बात करें तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं, जैसे 6.5, -6.7। इस तरह के डेटा जो है प्लस और माइनस तो सिंबल हो गए, लेकिन ये जो पॉइंट का वैल्यू है इस तरह के डेटा को रखने के लिए हम फ्लोट टाइप के डेटा की बात करते हैं। कैरेक्टर एक यूनिक सिंबल का रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर है। कैरेक्टर में जैसे अगर हम लिखते हैं A,
$, ये कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल है और कैरेक्टर हमेशा ही सिंगल सिंबल को स्टोर करता है और ये लैंग्वेज पहले से डिफाइंड है। पॉइंटर की बात अगर हम करें तो पॉइंटर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा तो डायरेक्ट यूजर का नहीं रखता, प्रोग्राम का डेटा नहीं रखता, बल्कि वो एक एड्रेस को पॉइंट करता है। ये हमारा हो गया पॉइंटर, जो किसी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को रखिएगा, डेटा से इसको कोई मतलब नहीं है। और हम जानते हैं कि मेमोरी भी निश्चित रूप से इंटीजर टाइप का ही वैल्यू होगा और एक हर मशीन में यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है मेमोरी का। तो मेमोरी को डायरेक्ट अगर पॉइंट करना हो तो पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर, और ये सारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कंप्यूटर में पहले से प्री डिफाइंड है। इनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम इंटीजर के वैल्यू 4 बाइट के बदले 8 बाइट मान लें। हमारे मानने से नहीं होगा, प्रोग्रामर के मानने से नहीं होगा। ये पहले से अगर कंपाइलर में डिफाइन किया गया है तो आप सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे ये वो डेटा टाइप है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है और प्रोग्रामर में, कंपाइलर में, लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो आपको सिर्फ ये जानना है कि इंटीजर का लेंथ क्या है, फ्लोट का लेंथ क्या है, कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे, सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है या इसमें कुछ बदलाव हम कर सकते हैं। आंसर इज नो, कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसलिए इसको प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है और जो पहले से डिफाइंड होंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग हम अपनी इच्छा अनुसार, ये अलग बात है कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे, मतलब रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खोजने की कोशिश करते हैं तो हमको बहुत सारे डेटा की ग्रुपिंग करनी पड़ती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है एरे। एरे हम जानते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का ग्रुप है। तो अगर यहाँ पर एरे की हम बात करें तो एरे किसका बन सकता है? इंटीजर का भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का भी हो सकता है, कैरेक्टर का भी हो सकता है। तो एरे आप जिस भी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से बनाएंगे उसी तरह का एरे हो जाएगा। लेकिन एरे हमने बनाया है, एरे हमको बना बनाया नहीं मिला है। अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर, अपने प्रोग्राम के डिमांड, प्रोग्राम जिसके लिए हम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके डिमांड पर हम एरे खुद से बनाते हैं। तो चूंकि हमने खुद से बनाया, भले ही हमने इंटरनली प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही इस्तेमाल किया, डेटा स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कलेक्शन या ग्रुपिंग कर दिए तो एरे बन गया। एरे, लिस्ट, या सबसे अच्छा एग्जांपल है फाइल। जो हम कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं, हम लोग अपना हर एप्लीकेशन में फाइल बनाते हैं। एक्चुअल में कंप्यूटर में यूजर, एक कॉमन यूजर तो फाइल ही बनाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना तो फाइल बना देते हैं। तो फाइल में भी फाइनली हमको इन्हीं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वो यूजर के द्वारा, अपने रिक्वायरमेंट के द्वारा या एप्लीकेशन के द्वारा खुद से बनाया जाता है, इसलिए ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में एरे, लिस्ट और फाइल की बात हो रही है। लिस्ट में भी देखिए आप, लीनियर लिस्ट है और नॉन लीनियर लिस्ट है। लीनियर लिस्ट मतलब स्टैक या क्यू जो है वो लीनियर लिस्ट है। बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन में हमको स्टैक की ज़रूरत होती है, हमको क्यू की ज़रूरत होती है। जहाँ जैसा ज़रूरत होता है प्रोग्रामिंग डिमांड के आधार पर हम उस तरह का लिस्ट, लीनियर लिस्ट बनाते हैं और इसी लिस्ट को या लिंक लिस्ट भी बनाते हैं हम। तो ये सारे लिस्ट जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। और नॉन लीनियर लिस्ट की बात करें तो ग्राफ या ट्री की जो हम बात करते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो तो उस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें नोड और एज की बात होगी तो उनकी बात हम करेंगे। तो ग्राफ या ट्री बनाना होगा हमको
और ग्राफ हो, ट्री हो, क्यू हो, स्टैक हो, एरे हो, फाइल्स हो, ये सारे अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग डिमांड हम एक प्रोग्रामर खुद से डिफाइन करता है इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कैसे बनेंगे, इनका रिलेशन क्या होगा। तो ये सारे डिफिनीशन चूँकि हम खुद डिफाइन करते हैं, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के सहयोग से बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ डेटा टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास डेटा टाइप तो इंटीजर, फ्लोट, कैर ही है। आप किसी स्ट्रिंग में अपना नाम स्टोर करना है तो हम इसका एरे बनाएंगे कैरेक्टर का, कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग हो जाएगा। तो स्ट्रिंग एक तरह से कैरेक्टर का एरे है, लेकिन एरे बनाया किससे हमने? कैरेक्टर से बनाया। तो कैरेक्टर डेटा टाइप हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि स्ट्रिंग हम नॉन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो रियल लाइफ प्रोग्राम हमेशा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से के द्वारा ही फुलफिल किए जा सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से वो बहुत सारे काम नहीं किए जा सकते। तो जब भी हमको डेटा स्ट्रक्चर को समझना होगा तो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, जिस तरह के डेटा की प्रोसेसिंग हम करना चाहते हैं, उस डेटा के स्ट्रक्चर को पहले हमको समझना होगा। हमारा जो कलेक्शन डेटा का आएगा वो किस स्ट्रक्चर में फिट होता है, उसके आधार पर, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग डिमांड के आधार पर हम उसको डिज़ाइन करेंगे, उसमें स्टोर करेंगे। और डेटा जब प्रॉपर स्टोर हम करेंगे तभी उस पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, प्रॉपर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और तब उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लेते कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो इसे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं काम कर सकता है। कैरेक्टर डेटा टाइप में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन तो यूज कर सकते हैं, कॉन्केटनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा। जबकि न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर फ्लोट पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो हमें डेटा टाइप और इस पर यूज किए जाने वाले ऑपरेशन के विषय में अगर डिटेल जानकारी हो जाएगी, तब हम जाकर के प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे और कॉम्प्लेक्स और रियल लाइफ प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अगर हमको इस डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर नॉलेज हो। तो आज के लेक्चर में हमने प्रिमिटिव और डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के विषय में जानने की कोशिश की है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में किस तरह के डेटा टाइप की बात होती है, नॉन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में किस तरह के डेटा टाइप की बात होगी, और आगे चल के इन सारे डेटा टाइप को हम खुद से क्रिएट करेंगे। ये सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और ये सिस्टम डिफाइंड है। प्रिमिटिव जितना है वो सिस्टम डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इनके सहयोग से आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर यूजर खुद से डिसाइड करता है, खुद से डिज़ाइन करता है। इसी में आप स्ट्रक्चर या क्लास या यूनियन की भी बात करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, और इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए बारी बारी से हम उस पर काम करेंगे और अलग अलग लेक्चर में डिस्कशन करेंगे आगे, जिससे कि हम आसानी से इस डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर पर स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जिस तरह के ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट होगा, हमें देखना होगा कि उस तरह का डेटा स्ट्रक्चर हम सेलेक्ट करें, ताकि उस तरह के ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म किया जा सके और हम रियल लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर में प्रोग्राम बना सके, एप्लीकेशन बना सके, जिससे समाज में हमारा एप्लीकेशन यूजफुल हो, यूजेबल हो, और उसके लिए हमको ठीक से समझने की ज़रूरत होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।